दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि इस समय ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार वह एक बड़ी शक्ल लेता जा रहा है, उसने पूरी दुनिया की शांति को तो खतरा पैदा कर ही दिया है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है, कुछ देश ईरान के साथ दिखाई देते हैं, कुछ इजराइल के साथ दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि यह अगर युद्ध बढ़ता है आगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ही अग्रसर हो सकता है। तो जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा दिखाई देते हैं दोनों देश इस समय, और अपनी पूरी ताकत, पूरी सैन्य क्षमताओं के साथ में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने यह तो दर्शा दिया है कि ईरान और इजराइल दोनों को बड़ा नुकसान इस युद्ध के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे में ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, और क्या इसमें कुछ गुंजाइश है कि जो बड़े देश हैं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं दोनों देश का युद्ध रुकवाने में, या दुनिया की राजनीति इस समय है, जिस तरह शासक दुनिया में विभिन्न देशों में राज कर रहे हैं, क्या उनकी सनकों का परिणाम है कि दुनिया की शांति एकदम खतरे में आ गई है, एक आम आदमी का जीवन खतरे में आ गया है। इन सब बातों में चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए लखनऊ से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा दिखाई देते हैं, और ये युद्ध की परिणति आप क्या देख पाते हैं कि इसकी दिशा और दिशा आने वाले समय में किस तरह से होगी, क्या और भयानक स्थिति हमें दिखाई देगी दोनों देशों के बीच में, क्या लगता है आपको? जी प्रशांत जी, सभी पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रशांत जी देखिए, बहुत ही विषम परिस्थिति है, उससे इस वक्त पूरा विश्व जूझ रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि इसको आसानी से रोका जा सके, वो चाहे ट्रम्प हो चाहे कोई हो। इनफैक्ट हमारे जो सो कॉल्ड विश्व गुरु हैं, वो भी इससे हट चुके हैं। अच्छा, हमारे देश में एक दिक्कत ये रहती है कि हम लोग न्यूट्रल रहते हैं मैक्सिमम। चाहे आप यूक्रेन की वॉर देखिए, रशिया से न्यूट्रल रहा भारत। आप इस वाले में भी देखिए, न्यूट्रल है भारत, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों से संबंध अच्छे हैं। एक पे हमारी तेल की डिपेंडेंसी है, और दूसरे से हमारे वर्षों पुराने, ईरान से भी हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। आज भी वहां पे भारत के जो लोग हैं, उनकी अलग एक वैल्यू दी जाती है। अगर आप कभी ईरान टहलने जाइए, या ईरानी मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग भारत को एक अलग नजर से देखते हैं, अफगानिस्तान की तरह। जैसे अफगानिस्तान में भारतीयों को बहुत माना जाता है, तो उस तरह से अब आप बात करते हैं इस युद्ध को लेकर। ये युद्ध धीरे धीरे फैलता जाएगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि आज जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा है कि ईरान को लेकर, कि अगर ईरान ने उसके खिलाफ हमला किया तो फिर पूरे ईरान को साफ होना पड़ेगा। हालांकि अभी तक उसने, ईरान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो इजराइल ने तेहरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था, वो बुशहर प्रांत का मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट थी नेचुरल गैस की, उस पे हमला किया। उसके बाद ये चीजें, जब आप किसी के पेट पे लात मारेंगे, जाहिर बात है ईरान के पास प्राकृतिक संसाधन में गैस और तेल बहुत ज्यादा है, और पूरे विश्व की निगाहें उसी पे लगी रहती है। भारत की बड़ी डिपेंडेंसी है। भारत तकरीबन तकरीबन 30-25-30%, एक तिहाई इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, खाली ईरान के ऊपर। और ईरान से हम लोगों के संबंध चूंकि अच्छे हैं, और ऐसे में गैस और इस पेट्रोलियम संसाधनों पे जब हमला होता है तो वहां आग लग जाती है। उसको बुझाने में कभी कभी महीनों लगते हैं, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। तो ये चीजें ईरान को लेकर, और ईरान ने जो पलट के वार किया वो इसीलिए किया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है, उसने कह दिया है कि अगर इसके एक्चुअली अमेरिका के बेस हैं, एयर बेसेस इन्होंने कतर में बना रखे हैं, और अगल बगल के कम से कम 3-4 मुस्लिम कंट्रीज है जहां पे इनका बेस बना हुआ है ऑलरेडी। तो इन लोगों का कहना है कि अगर, जी, अगर हमारे बेस पे को टारगेट बनाया, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम भी अटैक करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। उन्होंने कहा कि संघर्ष को खत्म कराने के लिए प्रयास जारी है, और इसको लेकर जो छठे दौर की बातचीत थी, हालांकि छठे दौर को रद्द कर दिया गया, लेकिन एक जो शुरुआत होती है, एक जो प्रयास होता है, वो चल रहा है। तो भारत के लिए तो दूसरे टाइप की स्थिति है कि यहाँ पे पेट्रोल के दाम और इन सब के दामों में वृद्धि होगी। जिस दिन बाढ़ शुरू हुई, उसी दिन तकरीबन 8 से 9% क्रूड ऑयल के दामों में उछाल आ गया था। तो ये चीजें भारत के लिए एक जिसे कहते हैं महंगाई बढ़ाने वाला एक, कोई भी युद्ध आपका फायदा तो करता नहीं, नुकसान ही करता है। वो चाहे जान माल का हो, चाहे महंगाई का हो, चीजें
चीजों की आपूर्ति कम हो जाती है, अटक जाती है, तो वो चीजें होती हैं। अब इजराइल पे जो अटैक हुआ है, इजराइल के बाद वहां पे देखिए एक ग्रुप ऐसा है जो कहीं ना कहीं ईरान का समर्थक है। वो हर जगह होते हैं, जो चाहे वो भारत हो, यहाँ आज भी गाजा पट्टी के लिए आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बच्चों की तस्वीरें लगा के मर गए हैं, इस टाइप की एक सोशल उसको लेके कॉज को लेके करते रहते हैं। उनका हालांकि कोई उससे मतलब नहीं रहता कि वो किसी को सपोर्टर है, लेकिन युद्ध के खिलाफ है। क्योंकि युद्ध में छोटे बच्चों का क्या, जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, जो अभी स्कूल में पढ़ना नहीं जा रहे, उन बच्चों की क्या गलती है? उनके ऊपर तो अटैक नहीं होना चाहिए। अस्पतालों पे, स्कूलों पे अगर अटैक होने लगेंगे तो पूरे विश्व भर से आवाज उठती है, डब्ल्यूएचओ भी बीच में आता है, मानवाधिकार संगठन जितने हैं वो भी आते हैं। तो ये चीजें इनको लेके अब ईरान में भी बात शुरू हो गई है। और इसराइल चूंकि भुक्तभोगी, नया नया इतना बड़ा हमला इसराइल पे पीछे बीते कई, एक आपको याद होगा जो बॉर्डर पे एक बार हमला हुआ था जिसमें टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, और बहुत सारे जो डांस पार्टी और वो सब कर रहे थे, वीकेंड पे आए थे, और उनके ऊपर जब अटैक हुआ था तब एक बार बवाल हुआ था। अब की दिक्कत ये है कि अब की सीधे सीधे अटैक हुआ है इनके इसराइल की एक, जिसमें कहते हैं सिविलियन सोसाइटी है, उस पर अटैक किया है। सिविलियन पे करने का मतलब है कि इसराइल को फिर अब इसराइल रुकने वाला नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी बात हो चुकी है ऑलरेडी एक नेतन्याहू से, और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के साथ, उनके दोनों के साथ भारत बीच में पेंडुलम की तरह अटका रहेगा, वो किसी एक तरफ जा ही नहीं सकता। तो ये भारत का एक वो है कि स्टैंड रहेगा कि भारत न्यूट्रल रहेगा और प्रयास यही करेगा, दोनों को समझाएगा भाई युद्ध मत करो, लेकिन दोनों मानने वाले नहीं है। इसकी मुख्य वजह है परमाणु जो इनके संयंत्र है, जो एटॉमिक पावर प्लांट्स इनके हैं, जो ये परमाणु बम बनाना चाहते हैं, उनके पास बताते ये है कि 165 टन जो है यूरेनियम है, वो भी रॉ यूरेनियम इन्होंने अभी कहीं से लिया है, और उस पे वो काम कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी चीज है तो पूरे विश्व भर में तबाही मचा सकता है ये। और ईरान अपने एटॉमिक रिसर्च प्लांट और उनके जो टाइम टू टाइम जो इनके वो होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे बम बना के उसको एक कहीं समुद्र में या कहीं पे एक प्रयोग करते हैं, वो उनका बिल्कुल, तो वो शुरू होने वाला था उससे पहले। इसराइल चूंकि गाजा पट्टी और इन सब में जो हमला हुआ, उसमें इसराइल ने पीछे से इनको कई बार सपोर्ट किया है। और इसको सपोर्ट करने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो 1 to 1, जैसे हमारे लिए अगर हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं या पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो चाइना पीछे से सपोर्ट करता है, यही कुछ हाल यहाँ पे भी सेम टू सेम। तो यहाँ पे पीछे से बैकिंग ईरान की थी, सारी चीजें ईरान सप्लाई कर रहा था। ईरान डायरेक्ट तो युद्ध में नहीं आया, लेकिन आखिर जाहिर बात है कि जो एक युद्ध का एक टर्म होता है कि खाद्य रसद और एम्युनिशन सप्लाई ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक जब किया जाता है तो आपको ऐसी जगह हमला किया जाता है जहां से आपका ये आ रहा है। और लगातार इसराइल के खिलाफ जिस तरह से ईरान के लोग बोल रहे थे, वो चीजें जाहिर बात है कि इसराइल के शासकों को, उनके जो नेता हैं वो और पब्लिक वहां पे इसराइल का दूसरा है, लेकिन ये इतना बड़ा हमला है कि इसराइल इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं और मानेगा भी नहीं। ये आप तय लिख लीजिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से युद्ध शक्ल ले रहा है वह उसके परिणाम निश्चित रूप और घातक होंगे। और जिस तरह से जैसे ईरान की बात करें, वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की तरफ बड़ी तगड़ी उसकी अपना प्रयास रहा है, बड़ी उसने जो तमाम व्यवस्थाएं की हैं। और इसराइल को वही खतरा लगता है कि अगर वो उस पर अगर एटॉमिक पावर आ जाती है तो उसका इसराइल को उससे खतरा बड़ा बन जाएगा। लेकिन इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट अभी वायरल है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं, इसराइल के अटैक के पश्चात वह कुछ दिन डिले तो हो सकता है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो जितनी उसकी तैयारियां हो गई हैं और जिस तरह से ईरान भी और मिसाइलों के द्वारा उसने अपनी ताकत तो दिखाई दी है इसराइल के अंदर कि हम भी इतना बड़ा हमला जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका का जो रोल है और जो इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर आए, और कहीं ना कहीं इस कोशिश में इसराइल रणनीति बना रहा है कि अमेरिका भी इसमें युद्ध में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए। हालांकि ट्रंप माने कर चुके हैं सक्रिय रूप से, जो उनके स्टेटमेंट सामने आए हैं। लेकिन अगर अमेरिका कूद जाता है इस युद्ध के अंदर और ईरान कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि अमेरिका को सामने आना पड़े, तो उसके जो भयावह परिणाम होंगे, क्योंकि चीन और रूस का जो हमें इस समय स्टैंड दिखाई देता है वह कहीं ना कहीं ईरान के साथ दिखाई देता है।
तो ऐसे में पूरी दुनिया के सामने कौन से बड़े खतरे आप देख पाते हैं? क्या ये खतरा बड़ा मतलब बड़ी विषम स्थिति पैदा करने वाला है दुनिया के अंदर? जी देखिए, जो ईरान है उसने उसके जो अभी इज़राइल ने हमला किया था, तेहरान के रक्षा मंत्रालय जो मुख्यालय था, उनका हेड था, उसपे निशाना बनाया था। और विश्वास मानिए कम ही लोग जानते हैं कि इज़राइल के कुछ जो जिसे कहते हैं स्पाई स्पाई जो थे वो इनकी सेना में भी शामिल हैं। वहाँ पे एक ऐसी रणनीति इज़राइल ने अपनी लगाई कि जितने बड़े वैज्ञानिक थे, इनके जो आर्मी के सीनियर लोग थे, वो सब एक जगह मीटिंग करने आए। ये बुशहर शहर के साउथ पार्ट्स में स्थित है। और इन्होंने जो तेहरान में, सॉरी, तेहरान में जो इनका हेड ऑफिस है, इसमें इन सबको इकट्ठा किया गया बाकायदा मीटिंग के लिए। दैट वाज़ अ प्लान्ड मीटिंग। फिलहाल और क्रिएटेड बाय इज़राइल स्पाइस। जो स्पाई थे उनके, उन्होंने इसको जो है स्पाई की बेसिकली सूचना पे ये लोग सब इकट्ठा हुए थे। उनको क्या मालूम कि हमारे ऊपर अटैक होने जा रहा है। तो ये टारगेट अटैक में कम से कम 7 इनके वैज्ञानिक और कुछ लोग मारे गए, जो आर्मी ऑफिशियल्स होंगे, जो भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है। किसी आप एक वैज्ञानिक को कहीं का भी हो, किसी भी फील्ड का हो, आप बताइए, ये इसको हम लोग कहते हैं कि आपने पूरा एक जिसे कहते हैं मेंटल लेवल पे तोड़ना, जिसे कहते हैं कि आपके पास कोई रिसर्च वाला बचा ही नहीं, आप उसको खत्म कर दिए तो कई पिछले बेसिकली खत्म हो जाती है। फिर उस चीज में आपको आगे बढ़ाने के लिए एक नई जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी, खासकर वैज्ञानिकों को लेकर। तो ये ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाया है, इसी को लेके उसने अटैक किया। और अब चूंकि इज़राइल पर अटैक हो चुका है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें अमेरिका अब सिर्फ ये चाहता है कि हमारे ऊपर कोई बात ना आए। और अगर आई, किसी भी, इन्होंने कई जगह है सऊदी, मतलब ये जो बॉर्डर है गल्फ कंट्रीज में अच्छे बड़े बेस हैं, उसमें अटैक ना होने पाए, इसको लेकर अमेरिका जिसे कहते हैं गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ईरान इतनी बड़ी जो कहते हैं एक स्टेप उठाएगा कि उनके बेस पे हमला हो जाए और उनके फाइटर प्लेन या अमेरिकी अगर हताहत होते हैं, फिर उसके बाद अलग एक सिनेरियो बन जाएगा। और इसपे जो कंट्रीज हैं वो कूदेंगे ही कूदेंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे दोनों देशों के विवेक पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी इस चीज को खत्म करें। और विश्व में जो एक बड़ी मुसीबत तेल की आने वाली, तकरीबन 30% से ज्यादा तेल ईरान सप्लाई करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ा है, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको लेके सोचना पड़ेगा भारत को भी और पूरे विश्व को भी। जी। बिल्कुल ठीक बात है कि तेल की जो स्थिति है वह अगर सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध का निश्चित रूप से असर तो पड़ेगा ही। और उसका किस तरह से महंगाई में भारत के अंदर भी उसका क्या फर्क पड़ता है स्पष्ट होगा आने वाले समय में। लेकिन जो तख्ता पलट की बात कही जा रही है ईरान के अंदर, क्या सत्ता परिवर्तन करने में अमेरिका और इसराइल वगैरह देश कामयाब हो पाएंगे? क्या तख्ता पलट संभव है वहां की जो वर्तमान स्थिति है ईरान की देखकर? क्या लगता है आपको? देखिए, तख्ता पलट कभी भी युद्ध के समय नहीं होता। सेना इतनी हावी वहां पे नहीं है। और वहां के जो शासक हैं उन्होंने पहले ही सारी चीजें, जो खबरें आ रही, मीडिया रिपोर्ट तो बहुत कुछ आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक आया प्रशांत जी कि एक वर्ग ने ये क्या कहते हैं, अभी इंटरनेशनल हुआ कि नेशनल पे है, इस उस पे लेवल पे, कि इसराइल में सेना ने बगावत कर दी। कोई मान सकता है चीजें? तो ये चीजें, इसके वीडियो चलने लगे और बाकायदा इसराइल ने मना किया इस चीज को, और कर के इन्होंने जो है इसको जो है कंडम कर दिया। और इसराइल को इसमें वहां पे जो है, वहां पे हुआ ये है कि हर उनका एक एक नागरिक बाकायदा, हैंडीकैप्ड है तो बात अलग है, अदरवाइज उनको आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। एट द लास्ट वो जब जानते हैं कि हमारे देश को हमारी जरूरत है, तो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, वो कितनी बड़ी जॉब कर रहे हो, वो बंदूक उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वहां जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो उनके फादर मदर है, सब जो है लाइन से सारे वापस आ रहे हैं इस युद्ध में शामिल होने के लिए। तो इसराइल के साथ एक चीज है कि जितने भी लोग हैं वो सब देश के लिए डिवोटेड है। और जो परमाणु संयंत्र है ईरान का, उसको वो टारगेट बनाना चाह रहे हैं कि एक बार में खत्म कर दें। लेकिन चूंकि जमीन के इतने अंदर है, तो वो चीजें नहीं हो पा रही, और इसराइल से वो करना संभव भी नहीं है। कहा गया कि उन्होंने टारगेट बनाया, लेकिन वो टारगेट उनका अगल बगल गिरा, लेकिन उसको जमीन के इतने अंदर है कि वो खत्म करना नामुमकिन है। इसीलिए वो अमेरिका की मदद लेना चाह रहा है, तो इसराइल, और वो मदद मिली नहीं उसको अभी तक।
जी। अच्छा, अगर बात करें कल G7 की भी जो कनाडा में सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें सारे प्रमुख जो राष्ट्र हैं, जो संपन्न राष्ट्र हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो सब जमावड़ा उनका हो रहा है। ऐसे में ये मुद्दा है ईरान इजराइल का, वह उस पूरी समिट को कितना प्रभावित कर सकता है? क्योंकि सबकी राय, जो बड़े देश हैं, जो अमेरिका की लॉबी के देश माने जाते हैं, उनकी सबकी राय भी इस युद्ध के पक्ष में इजराइल के साथ नहीं दिखाई देती है। तो तमाम विरोधाभास भी आपस में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पूरे समिट के अंदर क्या ये मुद्दा कितना हावी होगा, और क्या विरोधाभास सामने निकल के आएंगे, या एक स्वर में पूरे वे ईरान इजराइल के युद्ध को समाप्ति की तरफ अपना कोई विचार वहां पे सामने लाएंगे, जिससे कि युद्ध में खत्म हो, शांति का कहीं ना कहीं वातावरण बने? क्या लगता है आपको? देखिए, जो बेसिकली G7 है उसमें कोई ऐसा देश नहीं है जो कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित ना हो। सब लोगों पे असर पड़ता है जब दो देशों की वॉर होती है। इसराइल के पास अपनी टेक्निक है, वो बहुत ज्यादा हाईली इक्विप्ड लोग हैं। ईरान के पास गैस गैस और प्राकृतिक संसाधन ईंधन वाले बहुत ज्यादा हैं, उनके पास और कोई वो नहीं है। लेकिन जब आपके पास पैसा होता है तो जाहिर बात है फिर आप सारे काम करते हैं, और ईरान इसी को लेके आगे बढ़ रहा था। कुछ जैसे गाजा में उसने मदद की, तो ऐसे में G7 में तो एक स्वर में इस युद्ध को बंद कराने का बात उठेगी। कोई उसमें ये नहीं कहेगा कि नहीं ये युद्ध सही है, या हम इसके साथ हैं या हम उसके साथ हैं। कोई भी पक्ष नहीं बनना चाहेगा, सब न्यूट्रल रहना चाहेंगे। कोशिश यही करेंगे कि दोनों जो हेड है उनसे बात करके बात किया जाए, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान हो, और इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराया जाए। तो G7 में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा निर्णय हो पाएगा, बशर्ते इसके कि सारे लोग एक मंच पे आके बोले इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए सभी लोग प्रयास करें। उसमें अमेरिका का योगदान ज्यादा रहेगा। बाकी पापा कब युद्ध रुकवा दे तो बात अलग है। अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जिस तरह से भूमिका जब से वह राष्ट्रपति बने सामने आई है, और जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की को लगातार इतना मतलब बोल चुके हैं, बार बार कहते हैं ट्रेड वार, ट्रेड की धमकी देकर मैंने रुकवा दिया, सारा ही करवा दिया। तो ट्रेड को लेकर जो भारत और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने की लगातार वे कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, मतलब संकोच नहीं करते, ना चूकते हैं कोई बात कहने में। ऐसे में ईरान और इसराइल के बीच में उन्होंने अभी तक ट्रेड का जिक्र नहीं किया है। तो क्या भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रेड महत्वपूर्ण है? ईरान और इजराइल के उस परिप्रेक्ष्य में उनका ट्रेड वाला जो पूरा विचार है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वह वहां मतलब उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको बात क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रेड की? वह दोनों पक्षों में शांति की अभी तक उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं की है कि सीज फायर करने की कोई बात नहीं कही, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने अपनी बार बार कह के अपनी बात को लगातार वह मजबूती से कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इसराइल तो सुनेगा नहीं। इसराइल के पास अपनी टेक्निक है, छोटा सा देश है। अमेरिका उसको व्यापार के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे उतना बड़ा ट्रेड ही नहीं है। अगर आप भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत खरीदार भी है, और भारत में सामान आता भी है। वो बाहर से आम एम्युनिशन खरीदता है। आपको याद होगा, जैसे ही ट्रंप ने ये चीजें कही थी सीज फायर के लिए, उसी के 3 दिन नहीं 48 घंटा बीता होगा, फाइटर जेट उनके F7 खरीदने के लिए, F-35 वटेवर जो भी है, उसको खरीदने के लिए ऑफर आने लगा कि ट्रंप ने कहा ये खरीदिए आप। तो जैसे आपका कोई बॉस होगा तब ना आप उसकी मानेंगे। जब आज आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस की मानेंगे। आज आप अपने आप में खुद एक संस्थान है, तो आप किसकी क्यों सुनेंगे? यही हाल कमोबेश ईरान का भी है। ईरान के पास जब आपके पास पैसा है तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमारे ऊपर है कौन? तेल का वहां पे जिस तरह से सारा संसाधन है, जो एक प्रकृति ने उनको एक सौगात दे रखी है, उसका वो उपयोग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यही हाल सऊदी अरब का है। उनको कोई समझाएगा क्या? उनसे आप मित्रता कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन आप आदेश नहीं कर सकते। तो यही चीजें दोनों देशों पे लागू होती हैं, और इसीलिए ट्रंप कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं। वही भारत पाकिस्तान का दूसरी स्थिति थी। पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। उसको पहले IMF का कर्जा दिलाया गया, फिर वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया। ऐसे ऐसे करके अब उनके मुनीर को भी बुला के कल हिल लिया गया पूरा वहां पे अमेरिका में, और आतंकवाद विरोधी संगठन में उनको उपाध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। तो भारत तो हाथ झाड़ के किनारे खड़ा हमारे नेतृत्व की वजह से, कि ये लोग इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रंप का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। माई गुड फ्रेंड ट्रंप भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये भारत का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। वही पाकिस्तान अपने आप को निरीह बताते हुए पूरे विश्व भर में रोया है। ये जो सांसदों की टीम गई थी, इसका भी कोई असर नहीं हुआ है। क्या इससे आप इंडियन डायस्पोरा में जाके अगर बोल रहे हैं 50-100, अगर वहां के बिजनेसमैनों को बता रहे हैं, तो उससे क्या लेना देना है भारत का? आपने कितने को बताया? आपसे कितने राष्ट्राध्यक्ष मिले इन सांसदों से?
और अगर विदेश मंत्री स्थिति पे और आपने फॉरेन मिनिस्ट्री के स्तर पे अगर आपने मुलाकात की तो कितने फॉरेन मिनिस्टर आपसे मिले, इसका भी एक लेखा जोखा देना चाहिए। एक से दो से ज्यादा कहीं नहीं मिले, सब लोगों ने अपना अपना प्रतिनिधि भेज दिया, उनके सामने इन्होंने अपना बताया। तो ये तो ढकी छुपी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद परस्त देश है, वहां आतंकवादियों के 9-7 संगठनों का बाकायदा ब्यौरा तो पूरे विश्व भर में फैल मतलब होते हैं और उनके तार वो बाकायदा पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। ये तो इंडिया दे ही चुका है यूएन में। तो उसके बाद ये सब चीजें गौड़ हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता इसका। बाकी साइप्रस में जाके प्रधानमंत्री जी अभी रहेंगे, साइप्रस कितना बड़ा देश है, उससे क्या मिलेगा ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही बताएंगे। 20 साल बाद जा रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। और बाकी दौरों में G7 में क्या निकलता है, भारत को क्या फायदा मिलता है इस क्या कहते हैं मीटिंग के बाद। हाँ, बड़ी बड़ी बातें होंगी विश्व में पर्यावरण को लेके और बाकी चीजों को लेके, कार्बन उत्सर्जन को लेके, ये सब चीजें बातें होंगी। ट्रेडिंग पे अगर बात होती है तो G7 आपस में क्या ट्रेडिंग करते हैं, भारत क्योंकि सदस्य नहीं है, आमंत्रित सदस्य है, तो उसकी कितनी बात सुनी जाएगी वो आगे वाली बात है। बाकी तो टंका बज ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कहा। जो मिडिल ईस्ट की बात है, मिडिल ईस्ट की जो राजनीति इस समय है देशों के अंदर, उसमें गल्फ कंट्रीज का बड़ा एक अहम स्थान रहा है। और ऐसे में ईरान के साथ क्या गल्फ कंट्रीज का जो आने वाले समय में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, क्या नजदीकियां उनकी आ सकती हैं, कहीं कहीं ना कहीं पूरी अगर राजनीति की बात करें मिडिल ईस्ट की, उसमें ईरान अपनी अलग राह पकड़ता दिखाई देता है। और मिडिल गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब वाला जो मुख्य देश है, वहां पर मेन कंट्री है, वो उसकी अलग राह रहती है हमेशा। तो ऐसे में कुछ इक्वेशन ऐसी बन सकती हैं कि वे नजदीक आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए अभी आज की डेट में कुछ कह पाना बिल्कुल मतलब मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए हर देश अपना पहले फायदा देखता है, जैसे अमेरिका में ट्रम्प ने देखा, उसने अपना सबसे पहले टैक्स को लेके खेल किया। फिर देशों में जैसे भारत के साथ जो जिस तरह का बर्ताव कर रहा है उसमें इस चीजों को परिस्थिति वैश्विक स्थिति की परिस्थितियां बिल्कुल पॉलिटिक्स अलग होती है और इंटरनल अलग होती है। वहां भारत का पक्ष बाद में देखा जाएगा, पहले वो कंट्री अपना फायदा देखेगा। आप फ्रांस, जर्मनी, चीन, किसी की बात करिए आप, G7 के जो सदस्य हैं वो सबसे पहले अपना फायदा देखेंगे, इस डील में मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरे देशवासियों का फायदा होगा, तभी वो लोग पास आएंगे। वो किसी भी चीज में हो, युद्ध में भी अगर कोई बीच में आता है तो एक उसका ये मानवता रहती है, बाकी उसके अपने वो रहते हैं फायदे कि हम इसको हम शांत करा देंगे तो हमारा बाद में क्या फायदा होगा। तो ये चीजें सब जगह लागू होती है। जो पिटता है उसको सामान खरीदवाया जाता है, जो पीटता है उसको भी कहता है कि तुमने इतना बुरी तरह से पीटा, लो और बड़ी वाली लाठी ले लो। मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण के लिए, जैसे प्लेन की बात हुई है, उसकी बात हुई है, तो पाकिस्तान को जो मौका मिला है अभी और जो दिया गया है, मैं तो कहूंगा जो सीज फायर उतनी देर में तो वो अपना सारा पैसा फंड मिला है उसको तो रक्षा मंत्रालय पे ही खर्च करेगा, वो प्लेन खरीदेगा, जेट्स खरीदेगा। वो मार्केट है पाकिस्तान और भारत दोनों, तो इन चीजों को क्या कहिएगा। तो ये तो बहुत मतलब एक आप मान के चलिए कि आप दुकान सजी है और मौका है, दस्तूर है, बेच दो। तो आपको नीड है ऑक्सीजन सिलेंडर, जब याद होगा आपको कोरोना फैला था तो लोग ढूंढ रहे थे। ऐसे ही जब युद्ध होता है तो अच्छे प्लेन, अच्छे हथियार देश ढूंढते हैं और किसी भी दाम पे लेने के लिए तैयार रहते हैं। डील होती है और ले लेते हैं, लेने के बाद किनारे हो जाते हैं। तो प्रकाश जी यही हो रहा है, पहले लड़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान का तो बोल ही चुके हैं, पाकिस्तान खुद ही बोल चुका है, उनका जो राष्ट्रपति वो है प्रधानमंत्री, कि हमको अमेरिका और ब्रिटिशर्स ने जो है वो क्या कहते हैं आतंकवाद को बढ़ावा भारत में करने के लिए हमको कई बार पैसा दिया है। तो ये चीजें देखते हुए जाहिर बात है कि ये विश्व स्तर पे चलता रहता है कि भारत की पेइंग के मतलब जो बाइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। हम अपना भारत किस चीज में फंसता है, कभी रशिया से ले रहा है, कभी फ्रांस से ले रहा है, कभी आप अमेरिका से ले रहे हैं, कभी आप कहीं और से ले रहे हैं। तो जब आप इतने प्लेन लेंगे तो उनका सारा मैनेजमेंट के लिए भी तो आपको अलग अलग ट्रेनर रखने पड़ेंगे। एक आदमी थोड़ी ना होगा कि अगर आपका प्लेन उड़ रहा है तो उनका बिल्कुल अलग होता है। फ्रांस का राफेल अलग चलेगा, रशिया का अलग चलेगा, अमेरिकन अलग चलेगा। आप अमेरिकन हेलीकॉप्टर लेंगे, उसकी अलग टीम रहेगी, उसका पूरा सेटअप बनेगा। और वहीं पर अगर आप एक देश से बात करते हैं और उनके हथियार लेते हैं तो आपको पूरा सेटअप एक ही में आपका काम चल जाएगा। ये चीजें भारत को सोचने की अब जरूरत पड़ गई है और इसी को सोच रहा है भारत। देखिए आगे क्या होता है, सरकार क्या सोचती है और उसी पे सारी डिपेंडेंसी रहेगी कि क्या देश आगे और आगे बढ़। जी।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा, हम दोबारा बात दुनिया की बात करें, विभिन्न देशों की बात करें, उसमें जिस तरह सत्ता जिन लोगों के हाथ में दुनिया में इस समय दिखाई देती है, जो बड़े देश हैं, जिनकी सत्ता जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या सबके जो विचार हैं, उनकी जो सबकी नीतियाँ दिखाई देती हैं, वो ऐसा लगता है कि वो शांति के पक्षधर नहीं है? जो तमाम तरह की आक्रामक राजनीति या आक्रामक शैली उनकी दिखाई देती है और उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर नफरत और घृणा का जो बाजार है लगातार वो बढ़ रहा है। एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा दिखाई देते हैं देश। तो ऐसे में क्या ये बड़ा कारण है कि जो ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है या तमाम रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हम लगातार देख रहे हैं, तो ये जो आपस के संघर्ष है देशों के अंदर क्या और बढ़ेंगे क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, संघर्ष बढ़ेंगे, आपस में वैमनस्यता, आपका पैसा, आपका जो कहते हैं उसको खाकर रक्षा को लेकर। देखिए, जहाँ पे भी लड़ाई हुई है, अगर कोई चीज़ जैसे परमाणु संयंत्र होते हैं, आप उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? अगर आप बम बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है पड़ोसी देश डरेगा। इस चीज़ को तो सब समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास आज परमाणु बम है, तो भारत को कहीं न कहीं एक बार सोचना पड़ता है कि अगर रावलपिंडी में फटा या लाहौर में फटा, तो भारत पे भी तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि सीमाएँ मिली हुई हैं। 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, अगर डिपेंड करता है कैपेसिटी कितनी है। तो पड़ोसी देश इसको लेकर बड़ी सशंकित रहते हैं, चूँकि इज़राइल ईरान पे अटैक कर रहा है और जिस जगह तेहरान में अगर इनका ये बेस बना हुआ है ज़मीन के अंदर, तो ज़ाहिर बात है उसको चाहता है कि कल की डेट में ऐसा कोई थ्रेट ना आए मेरे ऊपर, कि धमकी जो आज पाकिस्तान दे रहा है भारत को, कि हम भी परमाणु शक्ति हम भी फोड़ देंगे। तो ये बम फोड़ना कोई दिवाली का बम नहीं होता, इससे पूरी एक समझ लीजिए पाकिस्तान तो साफ़ ही हो जाएगा, वहाँ तो कोई पानी पीने वाला नहीं बचेगा, लेकिन भारत पे भी तो उसका असर पड़ेगा। अगर 100-200 किलोमीटर में तो 2-3 राज्य आ जाएँगे आपके। तो ये चीज़ें बड़ी देख के हर देश समझता है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। और इसको लेकर भी आपस में वैमनस्यता रहती है कि कौन कितना पावरफुल है और वैश्विक स्तर पे भी कितना किसकी वक़्त रहती है, वो पूरा हम लोग भी देख रहे हैं आज की डेट में, कहाँ विश्वगुरु खड़े हैं हम लोग और कौन इनकी सुन रहा है। ऐसे में हर देश के साथ यही चीज़ें हैं, चीन अलग अपना लाता है, फ्रांस अलग लगाता है, जर्मनी अलग लगाता है, उन लोगों ने अपना अलग बना रखा है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है कि हम जहाँ पे आएँगे, लेकिन अमेरिका की इंटरनल हालत भी बहुत खराब है। वहाँ पे आप देखिए कितने धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कई स्टेट इनके फैसलों के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं लोग, पुतला जला रहे हैं, तो अमेरिका में भी तो ये सब चल रहा है। ये चीज़ें देखने लायक है कि नेतृत्व देशों का जो है किसके हाथ में है और वो कितने विवेक से, कितने तरीके से बगल वाले देश को प्रॉपर तरीके से, जो नहीं समझने वाला है उसी में वॉर होती है और जो समझने वाला है, जो देश की तरक्की चाहता है, वो जो मिल के काम करना चाहता है, वो हमेशा साथ में आपके चलेगा। तो ये चीज़ें विश्व के जो कमान सँभाल रहे हैं देश, जो नेता, उनके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप सनकी बन जाइए ट्रम्प की तरह और अनप्रेडिक्टेबल बन जाइए आप, या फिर आप पाकिस्तान की तरह बन जाइए कि एकला चलो रे, हमें आतंकवादी को ही पोसना-पालना है, या फिर आप चले जाइए जैसे इज़राइल है, वो अपनी तरक्की देखता है, अपना देखता है कि हम हाईली हर चीज़ में रहेंगे, एग्रीकल्चर में ले लीजिए, आप आर्म्स में ले लीजिए, आप एजुकेशन में ले लीजिए, बहुत अच्छा उनका चल रहा है। रशिया को आप देखिए, उससे पहले खुद मजबूत हुआ, मजबूत वो पहले से भी था, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत सारे लाखों बच्चे वहाँ से पढ़ के भारत वापस लौटे हैं और कई जगहों पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या बनना है ये विश्व स्तर पे तय करता है आपका, आपके देश की गवर्नमेंट, आपके देश का जो पिछले नेता थे उन्होंने किस तरह से आपको आगे लाया है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और उसी पे ही पूरी विश्व की राजनीति और देशों की राजनीति डिपेंड करती है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि नेतृत्व में बड़ा असर होता है कि लीडरशिप किस तरह से सोचती है, क्या उसकी शैली है, वह देशों की रूपरेखा, उनकी दिशा और दिशा भी तय करती है। और इस समय जिस समय दुनिया के अंदर संघर्ष बढ़ता दिखाई देता है, जिस तरह से आपस में नफ़रत कहीं न कहीं दुनिया में बढ़ती दिखाई देती है, उससे दुनिया की शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और पूरे विषय को जिस तरह से आपने परिभाषित किया, मुझे विश्वास भी हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और हम तो इस मंच से कामना करते हैं कि ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है, वह जल्दी शांत हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के मानव सभ्यता पर बड़ा असर उसका असर पड़ेगा। और जिस तरह से चाहे अपना छोटे बच्चों मारे जाते हैं, जो बेचारे किसी उसमें नहीं होते वो लोग मारे जाते हैं, तो मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा होता है ऐसा युद्ध और विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। इन्हीं शब्दों से आज इस चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।